गांव की संकरी गलियों में सुबह का उजाला फैला ही था। पंछियों की चहचहाहट और बैलों की घंटियों की आवाज मिलकर एक प्यारा सा संगीत बना रही थी। इसी माहौल में अरुण, 21 साल का साधारण किसान परिवार का लड़का, अपने छोटे से घर की चौखट पर बैठा था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। अरुण के पिता खेतों में मेहनत करते थे और माँ घर संभालती थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन अरुण हमेशा कहता, बाबा, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा, ताकि आपको खेतों में इस तरह पसीना न बहाना पड़े। उसकी ये बातें सुनकर पिता मुस्कुरा देते, लेकिन मन ही मन सोचते, पता नहीं ये लड़का शहर में जाकर कैसे टिक पाएगा। गांव के लोग अक्सर अरुण का मजाक उड़ाते, अरे ये खेत का लड़का शहर जाकर क्या करेगा, नौकरी वोकरी थोड़ी मिलेगी इसे। लेकिन अरुण ने ठान लिया था, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और गांव के बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहता था। उस दिन सुबह अरुण बस पकड़ने वाला था। माँ ने आंचल में लिपटी 4 पराठे और अचार दिया। आंसू रोकते हुए बोली, बेटा, बस बहुत बड़ा है, लेकिन भूल मत जाना कि तेरी ताकत तेरे संस्कार और परिवार की दुआएं हैं। अरुण ने माँ के पैर छुए और बोला, अम्मा, मैं वादा करता हूँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। बस चली, गांव की गलियां पीछे छूटने लगीं। अरुण की आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने तैर रहे थे, लेकिन शहर की भीड़, वहां का संघर्ष और लोगों की बेरुखी उसका इंतजार कर रही थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बस से उतरते ही अरुण के सामने शहर का नजारा था। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती दौड़ती गाड़ियां, लोगों की भीड़, सब कुछ गांव से बिल्कुल अलग। वो अपनी छोटी सी टीन की पेटी और बैग लेकर भीड़ में निकल पड़ा। मन में उम्मीद थी कि जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। पहला दिन उसने कई दफ्तरों में दस्तक दी। हर जगह एक ही सवाल, तुम्हारे पास अनुभव है? अरुण मासूमियत से कहता, जी मेहनत करने का अनुभव है। लेकिन लोगों को उसकी बात पर हंसी आती। कोई कहता, भैया यहाँ मेहनत से ज्यादा डिग्री और अंग्रेजी चाहिए। 3 दिन तक लगातार कोशिश के बाद भी उसे काम नहीं मिला। जेब में रखे 100 रुपए घटते जा रहे थे। एक रात वो फुटपाथ पर बैठा था, भूखा था। गांव याद आया, माँ के पराठे याद आए और आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय पास बैठा एक रिक्शावाला बोला, भाई, रोने से पेट नहीं भरता, हिम्मत रख। शहर में सबको पहली ठोकर लगती है, यही ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। अरुण ने आंसू पोंछे। उसे समझ आ गया कि सफर आसान नहीं होगा, लेकिन हार मान लेना तो उसके खून में ही नहीं था। वो उठा और ठान लिया, चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, मैं अपनी पहचान बनाकर ही रहूंगा। शहर की भीड़ में अरुण अकेला था, लेकिन अकेलापन हमेशा नहीं रहता। एक दिन वो नौकरी की तलाश में इंटरव्यू देकर बाहर निकला। चेहरे पर निराशा थी। तभी बाहर खड़ा एक लड़का, लगभग उसकी ही उम्र का, मुस्कुराते हुए बोला, भाई, रिजेक्ट कर दिया क्या? अरुण चौंक गया, तुम्हें कैसे पता? लड़के ने हंसते हुए कहा, मुझे देखकर सबको पता चल जाता है, मैं भी हर जगह रिजेक्ट होकर आता हूँ। उसका नाम रवि था, गांव से ही आया था, लेकिन अरुण से थोड़ा पहले से शहर में रह रहा था। रवि बोला, चलो चाय पिलाता हूँ। भूखे पेट इंसान के चेहरे पर वही उदासी होती है जो अभी तुम्हारे चेहरे पर है। चाय की दुकान पर दोनों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। अरुण ने महसूस किया कि शहर की तन्हाई में रवि जैसे दोस्त का मिलना किसी खजाने से कम नहीं। कुछ दिनों बाद रवि ने अरुण को अपने किराए के छोटे से कमरे में रहने का न्योता दिया। किराया आधा आधा देंगे और संघर्ष भी आधा आधा बांटेंगे। धीरे धीरे दोनों दोस्त एक दूसरे का सहारा बन गए। जब अरुण थक कर हार मानने लगता तो रवि कहता, सुन भाई, अगर हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो हारने का सवाल ही नहीं उठता। एक दिन रवि ने अरुण की मदद से उसे एक छोटा सा काम दिला दिया, एक गोदाम में माल उठाने का। वेतन भले ही छोटा था, लेकिन अरुण के चेहरे पर चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि दोस्ती सच में इंसान को गिरने से बचा लेती है। गोदाम में काम करते हुए अरुण को कुछ हफ्ते हो गए थे। पैसे कम थे, लेकिन दिल को सुकून था कि वो अपने पैरों पर खड़ा है। एक दिन गोदाम का मालिक शेखर अरुण को बुलाकर बोला, देखो लड़के, तुम मेहनती हो, लेकिन अगर सचमुच जल्दी पैसा कमाना चाहते हो तो मेरे पास एक रास्ता है। अरुण ने हैरानी से पूछा, कैसा रास्ता? शेखर धीमे स्वर में बोला,
कभी कभी हमें गोदाम से निकलने वाले माल का पूरा हिसाब किताब नहीं लिखना पड़ता। तुम चाहो तो मेरे साथ रहकर अच्छे पैसे कमा सकते हो। अरुण चौंक गया। मतलब साफ था, मालिक उसे चोरी और धांधली में शामिल करना चाहता था। रात को अरुण ने ये बात रवि को बताई। रवि बोला, भाई पैसा तो जल्दी मिल जाएगा, लेकिन नींद, चैन और इज्जत सब चली जाएगी। सोच समझकर फैसला लेना। अरुण सारी रात करवटें बदलता रहा। गरीबी उसे खींच रही थी, लेकिन माँ के आंचल में दी गई सीख याद आ गई। बेटा, ईमानदारी खोकर कमाया पैसा कभी सुख नहीं देता। सुबह अरुण ने मालिक से साफ कह दिया, साहब, मैं मेहनत से कमाना चाहता हूँ। अगर कम पैसों से गुजारा नहीं होगा तो भी चोरी नहीं करूंगा। मालिक गुस्से से बोला, तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। अरुण ने सिर झुकाकर कहा, कोई बात नहीं, मुझे गलत काम करके रहना ही नहीं। हालांकि नौकरी चली गई, लेकिन अरुण के दिल में एक अजीब सी शांति थी। नौकरी खोने के बाद अरुण और रवि कई दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। छोटी छोटी मजदूरी करके पेट भरते, कभी बर्तन धोए, कभी बोझा उठाया, कभी रिक्शा खींचा। एक रात दोनों दोस्त फुटपाथ पर बैठे थे। पास में जलती स्ट्रीट लाइट, चारों ओर भागती गाड़ियां और उनके हाथ में सिर्फ आधा आधा सूखा रोटी का टुकड़ा। रवि हंसकर बोला, देख भाई, जिंदगी ने हमें होटल की थाली तो नहीं दी, लेकिन ये आधा टुकड़ा भी हमारी जीत है। हम भूखे नहीं सोले। अरुण मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन आंखों में आंसू आ ही जाते। वो बोला, रवि, जब गांव में था तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा हाल होगा। अम्मा कहती थी, बेटा मेहनत करोगे तो रोटी खुद चल कर आएगी, लेकिन यहाँ तो मेहनत भी पड़ी है और रोटी भी भागी है। रात को नींद नहीं आई। अरुण ने जेब से माँ की दी हुई पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में माँ खेत के किनारे खड़ी मुस्कुरा रही थी। तस्वीर देखते देखते वो गांव की यादों में खो गया। माँ का तड़के तवे पर पराठे सेंकना, बाबा का खेत में पसीना बहाते हुए कहना, धूप चाहे जितनी भी तेज हो, मेहनत से ही फल मिलता है। छोटी बहन का मासूम हंसना और कहना, भैया जब शहर जाओ तो मेरे लिए किताबें लाना। वो सब याद करते करते अरुण की आंखें भीग गईं। उसे एहसास हुआ कि शहर में संघर्ष कर रहा है, लेकिन ताकत उसे परिवार की ही यादों से मिल रही है। अगले दिन अरुण ने रवि से कहा, मैं माँ बाबा से मिलने घर जाना चाहता हूँ। रवि ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, जा भाई, कभी कभी परिवार से मिलने से इंसान को फिर से जीने की ताकत मिलती है। अरुण गांव पहुंचा। माँ ने उसे देखते ही गले से लगा लिया। कैसा है मेरा बेटा, बहुत दुबला हो गया है। अरुण ने आंचल में मुँह छिपाते हुए कहा, अम्मा, शहर की रोटी ने स्वाद नहीं दिया, आपकी दुआओं और आपके हाथ के खाने में ही सुकून है। बाबा ने भी हिम्मत बंधाई, बेटा गिरने से मत डर, गिर कर उठने वाला ही आगे बढ़ता है। कुछ दिन गांव में रहकर अरुण ने फिर से हिम्मत जुटाई। वो समझ चुका था कि जिंदगी के हर संघर्ष में परिवार की दुआएं और यादें सबसे बड़ा सहारा होती हैं। फिर से उसने शहर जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसका इरादा और मजबूत था। गांव से लौटने के बाद अरुण का चेहरा बदला हुआ था। अब उसमें डर नहीं, बल्कि एक अलग आत्मविश्वास झलक रहा था। वो और रवि फिर से शहर की गलियों में निकले। कई जगह काम मांगा, लेकिन पहले की तरह निराशा मिली। लेकिन इस बार अरुण ने हार मानने का नाम नहीं लिया। एक दिन वो एक छोटी प्रिंटिंग प्रेस में पहुंचा। मालिक ने तिरछी नजर से देखते हुए पूछा, क्या आता है तुम्हें? अरुण ने झिझकते हुए कहा, साहब पढ़ना लिखना आता है, मेहनत करना आता है और सीखने की लगन है। मालिक ने हंसते हुए कहा, ठीक है, सफाई का काम कर लो, अगर मेहनती निकले तो धीरे धीरे सिखा भी दूंगा। पहले दिन अरुण ने प्रेस की सफाई की, मशीनों पर धूल पहुंची, पानी पिलाया और हर वक्त मालिक के इशारे पर तैयार रहा। रवि ने चढ़ाकर कहा, अरे यार, तू गांव छोड़कर आया था बड़े सपनों के लिए और यहाँ झाड़ू उठा रहा है। अरुण शांत मुस्कुराकर बोला, भाई, छोटा काम करने में शर्म नहीं, मेहनत छोड़ने में शर्म है। यही मेहनत कल बड़ी पहचान बनाएगी। दिन बीते और अरुण ने मशीनों को ध्यान से देखना शुरू किया। वो मजदूरों से पूछता, ये कैसे चलता है? कोई जवाब नहीं देता तो वो चुपचाप खड़ा रहकर देखता। कुछ ही हफ्तों में उसे मशीन चलाने की बेसिक समझ आने लगी। एक दिन जब एक मजदूर बीमार पड़ा, मालिक ने झिझकते हुए कहा, अरुण, तू कोशिश करेगा? अरुण ने हिम्मत करके मशीन चलाई और बिना गलती के पूरा काम कर दिया। मालिक की आंखों में आश्चर्य और खुशी थी। उस शाम मालिक ने उसके हाथ में नोट थमाते हुए कहा, आज से तू सिर्फ सफाई वाला नहीं बल्कि मशीन चलाने वाला वर्कर है। अरुण ने नोटों को हाथ में लिया तो उसकी आंखें भीग गईं।
उसने आसमान की ओर देखते हुए मनी मन कहा, अम्मा, ये आपकी दुआ का फल है। वो दौड़ता हुआ रवि के पास गया और बोला, देख भाई, मेहनत का फल मिल गया। रवि ने खुशी से गले लगाते हुए कहा था ना, हिम्मत रखने वाले को ऊपर वाला खाली हाथ नहीं छोड़ता। उस रात दोनों दोस्तों ने सड़क किनारे छोले कुलचे खाकर जश्न मनाया। अरुण बोला, आज समझ आया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस वक्त लगता है। अरुण अब धीरे धीरे शहर की भाग दौड़ में ढल रहा था। प्रिंटिंग प्रेस की नौकरी छोटी थी, लेकिन हर दिन उसे कुछ नया सिखा रही थी। जेब में थोड़े पैसे आने लगे थे और मन में उम्मीद भी। लेकिन जहां उम्मीद होती है, वहीं इम्तिहान भी सामने आता है। रवि और अरुण की दोस्ती अब तक बहुत मजबूत थी। दोनों एक दूसरे का सहारा थे। मगर एक शाम ऐसा हुआ जिसने दोनों के रिश्ते को हिला दिया। प्रेस में काम खत्म कर अरुण बाहर निकला तो देखा कि मालिक ने रवि को डांट कर बाहर निकाल दिया था। कारण ये था कि रवि से काम में गलती हो गई थी और मशीन को नुकसान पहुंचा था। अरुण ने रवि का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मालिक ने साफ कह दिया, अगर इसे रखूंगा तो प्रेस डूब जाएगी। रवि का चेहरा गुस्से और बेबसी से लाल हो गया। उसने अरुण से कहा, तू तो मालिक का चहेता बन गया है, तेरी वजह से ही उसने मुझे निकाला। अरुण दंग रह गया। अरे रवि, ऐसा मत कह, मैं तेरे बिना यहाँ कुछ भी नहीं हूं, मैं तो तेरे लिए लड़ ही रहा था। लेकिन गुस्से में इंसान सुनना नहीं चाहता। रवि कमरे में गया और अपना सामान समेटने लगा। अरुण उसके पीछे पीछे समझाता रहा, लेकिन रवि ने सिर्फ इतना कहा, तू बदल गया है अरुण, अब तुझे दोस्त की नहीं अपनी नौकरी की चिंता है। उस रात अरुण अकेला रह गया। छोटा सा कमरा बहुत बड़ा लगने लगा। उसने छत की ओर देखा और सोचा, क्या यही दोस्ती थी? क्या मैंने सच में अपने सबसे बड़े सहारे को खो दिया? सुबह जब वो प्रेस पहुंचा तो मन बिल्कुल बुझा हुआ था। काम में भी मन नहीं लग रहा था। मालिक ने नोटिस किया और कहा, लड़के, ये शहर रिश्तों को तोड़ने और जोड़ने दोनों का नाम है। अगर सचमुच दोस्ती निभाना है तो भरोसा और सब्र दोनों रखना पड़ता है। अरुण को एहसास हुआ कि रिश्ते केवल साथ रहने से नहीं निपते, बल्कि समझ और भरोसे से निपते हैं। उसने तय किया कि वो रवि को ढूंढेगा और अपनी दोस्ती को टूटने नहीं देगा। अरुणा प्रिंटिंग प्रेस में जमने लगा था। मशीनों की आवाज़, स्याही की गंध और कागज़ की खड़खड़ाहट उसके रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुकी थी। हर दिन वो कुछ नया सीखता और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर माँ को भेज देता। मगर रवि के बिना उसका मन अधूरा लगता था। कई बार उसे तलाशने की कोशिश की, लेकिन शहर की भीड़ में रवि जैसे हजारों चेहरे खो जाते हैं। एक रविवार के दोपहर अरुण छुट्टी लेकर अपने गांव गया। लंबे समय बाद घर लौटते ही उसे वही अपनापन मिला। माँ ने उसे देखते ही आंखों में आंसू भर लिए और कहा, बेटा, अब तो तेरा चेहरा शहर जैसा लगने लगा है, पर आंखों में वही चमक है। बाबा ने कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, काम कैसा चल रहा है? अरुण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, छोटा है लेकिन सच्चा है। गांव की गलियों से गुजरते हुए उसे अपने बचपन की यादें आने लगी। वही तालाब, वही मिट्टी की खुशबू, वही पीपल का पेड़ जिसके नीचे वो दोस्तों के साथ खेला करता था। लेकिन इस बार गांव वालों की नज़रें कुछ अलग थीं। कुछ लोग खुलेआम कहते, देखो, बड़ा आदमी बनने गया था, अब भी छोटे मोटे काम करके लौट आया। कोई हंसकर बोलता, भैया, शहर में डिग्री वालों को नौकरी नहीं मिलती, ये तो खेत वाला लड़का है, क्या करेगा वहाँ। यहाँ तक कि एक पड़ोसी ने ताना कस दिया, तुम्हारा बेटा गांव की इज्जत बढ़ाने गया था या घटाने? अरुण चुप रहा। माँ के चेहरे पर तकलीफ साफ झलक रही थी। उस रात घर की छत पर लेटे हुए अरुण ने आसमान की ओर देखा। तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे गांव छोड़ते वक्त चमक रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे रुकना नहीं है। एक दिन यही लोग ताने नहीं, तालियां बजाएंगे। अगली सुबह बाबा उसके पास आए और बोले, बेटा, याद रख, लोग तो हमेशा बोलेंगे। जब खाली होंगे तो ताने देंगे और जब तू सफल होगा तो ताली। तेरे लिए तय करना है कि तू किसकी आवाज़ सुनना चाहता है। इन शब्दों ने अरुण को फिर से मजबूत कर दिया। उसने माँ के पैर छुए और कहा, अम्मा, बाबा, अब की बार शहर जाऊंगा तो सिर्फ काम करने नहीं, अपनी पहचान बनाने जाऊंगा। गांव वालों के ताने अब उसके कानों में चुभते नहीं थे, बल्कि उसके इरादों को और धार दे चुके थे। वो जान चुका था कि असली लड़ाई दूसरों से नहीं, अपने संदेह और डर से होती है। गांव से लौटकर जब अरुण फिर से शहर आया तो उसका मन पहले से कहीं अधिक मजबूत था। अब वो केवल नौकरी करने वाला साधारण लड़का नहीं रहा था,
बल्कि उसके भीतर कुछ करने की आग जल चुकी थी। समाज के तानों ने उसके अंदर एक ऐसी जिद जगा दी थी जिसने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। प्रिंटिंग प्रेस में रोज वही काम, मशीन चलाना, पन्ने गिनना, किताबें बांधना। लेकिन अरुण की आंखें अब मशीन से आगे देख रही थीं। वो मालिक के हर फैसले को गौर से समझता, हर ग्राहक से बात करते हुए नोट करता कि उन्हें क्या चाहिए, और सोचता कि कभी ऐसा होगा कि ये दुकान मेरी हो या उससे भी बड़ी। एक शाम प्रेस में बहुत बड़ा ऑर्डर आया, एक स्कूल की पाठ्य पुस्तकों का। मालिक ने चिंता से माथा पकड़ा। इतने कम समय में काम पूरा होना मुश्किल है। तब अरुण ने कहा, साहब, अगर हम सब मिलकर शिफ्ट बढ़ाएं तो ये हो सकता है। मालिक ने पहले हंस दिया, पर अरुण की आंखों का आत्मविश्वास देखकर मान गया। 3 रातें और 3 दिन अरुण ने बिना आराम किए मशीनें चलाईं। कभी खाना नहीं मिला तो सूखा रोटी का टुकड़ा और पानी ही काफी था। नींद आंखों से लगती रही, लेकिन अरुण ने खुद से कहा कि अगर अभी हार गया तो लोगों के ताने सच साबित हो जाएंगे। डिलीवरी के दिन जब स्कूल के प्रिंसिपल खुद प्रेस देखने आए तो पूरा काम देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, इतनी मेहनत और समय पर काम मैंने किसी से नहीं देखा। लड़के, तुम्हें सलाम। मालिक गर्व से अरुण की ओर देखकर बोला, ये लड़का मेरी प्रेस की जान है। उस ऑर्डर से प्रेस को अच्छा मुनाफा हुआ। मालिक ने अरुण को बुलाकर 100 रुपए का बोनस थमाया। 100 रुपए उस वक्त उसके लिए खजाना थे। जेब में नोट रखते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन ही मन कहा, ये मेरे माँ बाप की दुआओं की कीमत है। लेकिन उसी रात एक और बड़ा मोड़ आया। प्रेस का एक पुराना ग्राहक अरुण के पास आकर बोला, बेटा, तुम बड़े ईमानदार हो। मेरी छोटी सी प्रेस बंद पड़ी है, चाहो तो आकर उसे संभाल लो, मुनाफा बांट लेंगे। अरुण हक्का बक्का रह गया। ये मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन डर भी उतना ही बड़ा था। प्रेस चलाना मतलब जिम्मेदारी, कर्ज, जोखिम। वो पूरी रात सोचता रहा। कभी गांव वालों के ताने कानों में गूंजते तो कभी माँ के शब्द, बेटा, मेहनत का फल देर से सही मीठा जरूर होता है। सुबह जब सूरज उगा, अरुण ने तय कर लिया, अगर जिंदगी को बदलना है तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा। हमेशा मजदूरी करते रहना मंजूर नहीं। वो ग्राहक से जाकर बोला, साहब, मैं तैयार हूँ, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं प्रेस को फिर से खड़ा कर दूंगा। उस दिन से अरुण की जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ी। अब तक वो नौकरी कर रहा था, पर अब उसे मालिक बनने का पहला मौका मिल रहा था। अरुण अब अपने जीवन के नए अध्याय में कदम रख चुका था। नौकरी से मालिक बनने का सफर आसान नहीं था। उस छोटे ग्राहक की पुरानी प्रेस को उसने संभालने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन जब उसने पहली बार प्रेस को देखा तो उसके पांव वहीं थम गए। छोटी सी दुकान, टूटी-फूटी मशीनें, जंग लगी हुई रोलर और चारों ओर फैली धूल। बिजली का कनेक्शन भी कई महीनों से कटा हुआ था। दरवाजे पर मकड़ियों का जाल बता रहा था कि यहाँ से सालों से कोई काम नहीं हुआ। अरुण के साथ खड़े ग्राहक ने कहा, बेटा, अगर हिम्मत है तो इसे चला लो, वरना छोड़ भी सकता है। अरुण ने गहरी सांस ली और बोला, साहब, मैं इस खंडहर को भी खड़ा कर दूंगा, बस भरोसा कीजिए। पहले दिन से ही उसकी असली लड़ाई शुरू हो गई। पुरानी मशीनें दुरुस्त कराने के लिए मैकेनिक चाहिए था और जेब में पैसे लगभग खत्म। उसने अपनी जमा हुई थोड़ी सी बचत लगा दी। दिन भर काम करता, रात में बाहर मजदूरी कर लेता ताकि कुछ अतिरिक्त रुपए मिल जाए। खाना अक्सर छूट जाता, लेकिन सपना नहीं। कई बार थकान इतनी होती कि वो मशीन पर ही सो जाता। एक रात जब बिजली का कनेक्शन फिर से चालू करने आया तो लाइनमैन ने रिश्वत मांगी। अरुण के पास पैसे नहीं थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मैं गरीब हूँ लेकिन मेहनती हूँ, जो काम करूँगा उसका पैसा दूंगा, बस मुझे बिजली दे दो। लाइनमैन पहले तो हंसा, लेकिन अरुण की आंखों की सच्चाई देखकर उसने कनेक्शन दे दिया। धीरे धीरे प्रेस चालू होने लगी। पहला ऑर्डर मिला शादी के कार्ड छापने का। अरुण ने दिन रात मेहनत करके पूरे कार्ड छाप दिए। लेकिन जब ग्राहक आया तो उसने शिकायत की, रंग हल्के हैं, छपाई टेढ़ी है, ये काम मैं नहीं लूंगा। अरुण के हाथ से ऑर्डर छिन गया। कार्ड के बंडल वहीं पड़े रह गए और रुपए भी डूब गए। उस रात अरुण प्रेस में अकेला बैठा था। मशीन की आवाज बंद थी, पर मन में शोर था। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सोचा, शायद गांव वाले सही थे, मैं शहर में सिर्फ मजदूर बनने लायक ही हूं, मालिक बनने का ख्वाब मेरे बस का नहीं। लेकिन तभी उसे माँ के शब्द याद आए, बेटा, असफलता हार नहीं होती, वो तो मेहनत का इम्तिहान है।
उसने आंखें पोंछी और खुद से कहा, अगर हार मान लूंगा तो सच में असफल हो जाऊंगा, पर अगर खड़ा हो गया तो यही हार मुझे जीत की तरफ ले जाएगी। अगली सुबह उसने फिर से वही कार्ड उठाए और गलती ढूंढने लगा। मशीन में कहाँ कमी थी, कहाँ रंग सही से नहीं चढ़ा, सब समझने लगा। उसने तय किया कि अब से हर गलती उसकी शिक्षक बनेगी। पहली असफलता ने उसे तोड़ा भी और गढ़ा भी। अब अरुण समझ गया था कि मालिक बनना केवल नाम का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का खेल है, और जिम्मेदारी निभाने वाला कभी एक असफलता से पीछे नहीं हट सकता। अरुण की जिंदगी पहली असफलता से हिल चुकी थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब पीछे नहीं हटना है। प्रेस की टूटी फूटी मशीनें, अधूरे ऑर्डर और जेब में खाली पर्स सब मिलकर मानो उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन उसके दिल में एक बात साफ थी, जब तक सांस है तब तक हार नहीं। कई दिन तक ऑर्डर नहीं मिला। लोग कहते, इस छोटे प्रेस से क्या होगा, काम तो बड़े प्रेस में ही देना चाहिए। अरुण दरवाजे पर बैठा ग्राहकों का इंतजार करता रहता। कभी कभी तो पूरा दिन गुजर जाता, लेकिन एक भी आदमी काम देने नहीं आता। ऐसे ही एक दिन एक दुबली पतली लड़की प्रेस में आई। उसके हाथ में कापियों का ढेर था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, भैया ये मेरी ट्यूशन की कापियां हैं, बच्चों के लिए छपवानी हैं, क्या आप छाप देंगे? अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहन, जरूर छाप दूंगा। लड़की ने थोड़ा संकोच करके बोला, लेकिन मेरे पास पैसे बहुत कम हैं। अरुण ने उसकी आंखों में देखा। आंखों में मेहनत का बोझ और जिम्मेदारी का डर साफ था। वो बोला, पैसे की चिंता मत करो, तुम्हारा काम अच्छे से होगा। तुम बच्चों के लिए पढ़ाई कर रही हो, ये मेरे लिए भी नेक काम है। लड़की का नाम कविता था। वो शहर की बस्तियों में गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। उसकी कापियां ही उन बच्चों की किताबें थीं। अरुण ने दिन रात मेहनत करके कापियां छापी और समय पर पहुंचा दी। जब बच्चों ने नई नई कापियां देखकर ताली बजाई तो अरुण का दिल पहली बार असफलता के बाद फिर से खिल उठा। कविता ने कहा, भैया आप सच्चे दिल से काम करते हो, अगर चाहो तो मैं आपके प्रेस के बारे में अपने जानने वालों को बता सकती हूँ। अरुण ने सिर हिलाया। बहन, यही तो मुझे चाहिए, एक मौका, एक भरोसा। धीरे धीरे कविता की मदद से छोटे छोटे ऑर्डर आने लगे। कभी स्कूल की नोटिस, कभी मोहल्ले के कार्ड, कभी बच्चों की कापियां। काम भले छोटा था लेकिन लगातार मिल रहा था, और हर बार अरुण की मेहनत दिखती। लेकिन इस बीच अरुण को महसूस हुआ कि वो अकेला सब नहीं कर पा रहा। मशीन चलाना, कागज काटना, ग्राहकों से मिलना, हिसाब रखना, सब अकेले करना मुश्किल हो रहा था। कई बार तो ऑर्डर समय पर पूरे नहीं हो पाते थे। इसी दौरान एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अरुण ने दरवाजा खोला तो सामने वही चेहरा खड़ा था जिसे वो महीनों से ढूंढ रहा था, रवि। रवि थका हुआ और थोड़ा बदला बदला लग रहा था। अरुण ने उत्साहित होकर कहा, रवि, तू तू कहाँ चला गया था? रवि ने नजरें झुका ली। मैं गुस्से में चला गया था अरुण, सोचा तू बदल गया है, पर असल में मैं ही हार मान गया था। बहुत भटका, मजदूरी की, भूखा रहा। फिर सोचा अगर कोई मुझे सच्चा सहारा दे सकता है तो वो सिर्फ तू है। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसने रवि को गले लगाते हुए कहा, दोस्त, मैंने तुझे कभी खोया ही नहीं। मैं तो रोज तुझे ढूंढता रहा। आज तू लौट आया, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उस दिन से प्रेस में 2 जोड़ी हाथ काम करने लगे। अरुण और रवि ने मिलकर मशीन को फिर से सजाया। दिन रात मेहनत की। एक काम अरुण लाता, दूसरा रवि संभालता। कविता भी बच्चों की कापियों से आगे बढ़कर उनके लिए छोटे छोटे डिजाइन और लिखाई का काम लाने लगी। धीरे धीरे प्रेस का माहौल बदलने लगा। मशीन की आवाज अब उम्मीद की तरह लगने लगी। काम बढ़ने लगा, ग्राहक भरोसा करने लगे, और अरुण को ये एहसास हुआ कि अकेले चलने से बेहतर है साथ लेकर चलना। रात को अरुण और रवि अक्सर प्रेस में बैठे बातें करते। अरुण कहता, दोस्त, ये प्रेस सिर्फ मेरा सपना नहीं, अब हम दोनों का है। रवि मुस्कुराकर जवाब देता, हाँ, और इसे बड़ा बनाने के लिए हम दोनों खून पसीना एक कर देंगे। रवि के वापस लौट आने से अरुण की जिंदगी जैसे बदल गई। अब अकेलेपन का बोझ नहीं था। 2 जोड़ी हाथ, 2 दिल और एक ही सपना। अरुण और रवि ने प्रेस को सचमुच अपनी जान बना लिया था। सुबह सूरज निकलने से पहले दरवाजा खोलते और देर रात तक मशीनें गूंजती रहती। कविता अक्सर बच्चों को पढ़ाने के बाद प्रेस पर आ जाती। वो साफ सफाई करती, छोटे छोटे काम संभालती और कभी कभी ग्राहकों से भी बात कर लेती। धीरे धीरे प्रेस अब सिर्फ एक काम की जगह नहीं बल्कि अरुण के लिए एक परिवार बन चुका था। लेकिन शहर की गलियों में काम जमाना आसान नहीं होता।
बड़े बड़े प्रेस वाले उन्हें तुच्छ समझते। कई बार ग्राहक कहते, तुम्हारी मशीन पुरानी है, तुम क्या काम करोगे? अरुण ऐसे हर ताने पर मुस्कुरा देता और मन ही मन कहता, तुम्हें दिखाऊंगा कि मेहनत नई पुरानी नहीं देखती। एक दिन बड़ा मौका आया। मोहल्ले के एक व्यापारी को अपने बेटे की शादी के लिए 1000 कार्ड छपवाने थे। व्यापारी पहले तो बड़े प्रेस वालों के पास गया, लेकिन उनकी कीमत सुनकर पीछे हट गया। तभी किसी ने उसे अरुण के छोटे प्रेस का नाम बता दिया। व्यापारी प्रेस पर आया, चारों ओर देखा और बोला, तुम्हारी दुकान छोटी है, पर अगर समय पर अच्छा काम कर दिया तो आगे से सारा काम तुम्हें दूंगा। अरुण और रवि दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये उनके लिए पहला बड़ा ऑर्डर था। अगर ये पूरा हुआ तो उनका नाम बन जाएगा। काम शुरू हुआ। कागज की गड्डियां, रंगों की बाल्टियां, मशीन का शोर, सब कुछ लगातार चलता रहा। दिन रात दोनों ने खाना पीना तक भूलकर काम किया। कई बार मशीन जैम हो जाती तो दोनों मिलकर घंटों तक उसे खोलते और फिर चलाते। कविता बच्चों की पढ़ाई संभालकर प्रेस में आकर कार्डों पर नाम लिखने में मदद करती। 3 दिन लगातार बिना नींद के बीत गए। आंखें लाल हो गईं, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। रवि कहता, दोस्त, अगर ये ऑर्डर पूरा हो गया तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। अरुण जवाब देता, हाँ, और अगर नहीं हुआ तो भी हम सीखेंगे। चौथे दिन सुबह जब हजारों कार्डों का ढेर प्रेस में तैयार खड़ा था तो अरुण और रवि दोनों ने गहरी सांस ली। व्यापारी आया, कार्डों को हाथ में लिया और गौर से देखा। वो कुछ देर चुप रहा। अरुण का दिल धड़क रहा था, पता नहीं पसंद आएंगे या नहीं। फिर व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, वाह, इतना सुंदर काम तो बड़े प्रेस भी नहीं कर पाए। अब से मेरे सारे काम यहीं होंगे। उस पल अरुण और रवि की आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ कार्डों का ऑर्डर नहीं था, बल्कि उनकी मेहनत की जीत थी। ये उनकी जिंदगी की पहली सच्ची सफलता थी। उस ऑर्डर से अच्छा मुनाफा हुआ। पहली बार अरुण ने अपनी जेब में इतने पैसे देखे। उसने सबसे पहले माँ को गांव पैसे भेजे और चिट्ठी लिखी, अम्मा, आपका बेटा अब सिर्फ मजदूर नहीं, मालिक भी है। आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। गांव में चिट्ठी पढ़कर माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, मेरे बेटे ने पहली सीढ़ी चढ़ ली। शहर में भी धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि छोटे प्रेस वाले लड़कों ने बड़ा काम कर दिखाया है। अब लोग उन पर भरोसा करने लगे। छोटे छोटे ऑर्डर बढ़कर बड़े बड़े काम में बदलने लगे। अरुण और रवि अब थके हुए नहीं दिखते थे, बल्कि उनके चेहरे पर चमक थी। उस रात प्रेस में मशीन बंद होने के बाद तीनों, अरुण, रवि और कविता, जमीन पर बैठे थे। रवि बोला, दोस्त, आज लग रहा है कि हम सचमुच आगे बढ़ रहे हैं। कविता ने कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। अरुण ने धीरे से कहा, सही कहती हो, ये तो बस पहली सीढ़ी है, असली मंजिल अभी दूर है, और जब तक हम सब साथ हैं कोई हमें रोक नहीं सकता। मशीनों की खामोशी के बीच उस रात तीनों ने सपना देखा। एक दिन उनका प्रेस सिर्फ मोहल्ले का नहीं, पूरे शहर का नाम बनेगा। अरुण, रवि और कविता तीनों अब मेहनत और भरोसे की डोर से बंध चुके थे। प्रेस का माहौल बदल चुका था। जहां पहले धूल और सन्नाटा था, अब वहां मशीनों की खटर-पटर, कागज की महक और लोगों की आवाजाही थी। छोटे छोटे ऑर्डर अब बढ़कर बड़े काम में बदल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा, वैसे वैसे अरुण की आंखों में नए सपने पनपने लगे। वो सिर्फ छोटा मोटा प्रेस चलाने वाला नहीं रहना चाहता था। उसके मन में ख्वाब था, एक दिन मेरा नाम पूरे शहर में होगा। लोग कहेंगे कि यहाँ का सबसे भरोसेमंद और अच्छा प्रेस अरुण का है। एक शाम जब काम खत्म हुआ तो अरुण, रवि और कविता प्रेस के बाहर बैठे ठंडी हवा खा रहे थे। रवि बोला, दोस्त, अब तो काम अच्छा चल रहा है, क्यों ना मशीनें बढ़ा ली जाए? अरुण ने कहा, हाँ, पर उसके लिए पैसे चाहिए और हमारे पास अभी उतना पूंजी नहीं है। कविता ने धीरे से कहा, पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन सबसे जरूरी है सपना। अगर सपना बड़ा है तो रास्ते भी निकलेंगे। कविता की ये बात अरुण के दिल को छू गई। उसी रात उसने खिड़की से आसमान की ओर देखा। तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे वो उसे इशारा कर रहे हों, उड़ान भर, अब समय आ गया है। अगले दिन अरुण ने तय कर लिया कि वो अब प्रेस को सिर्फ जीविका का साधन नहीं, बल्कि सपनों का कारोबार बनाएगा। उसने योजना बनानी शुरू की। नई मशीनें लानी हैं, दुकान का विस्तार करना है और शहर भर में ग्राहकों तक पहुंचना है। लेकिन हर सपना चुनौतियों के बिना नहीं आता। पैसे की कमी सबसे बड़ी दीवार थी।
अरुण ने बैंक से लोन लेने की सोची। रवि ने डरते हुए कहा, अगर हम कर्ज में डूब गए तो? अगर काम नहीं चला तो? अरुण ने उसकी ओर देखा और कहा, दोस्त, डर से कोई उड़ान नहीं भरता। अगर गिरना भी पड़ा तो उठना सीखेंगे, लेकिन कोशिश ना करना असली हार है। कई दिनों तक अरुण ने दस्तावेज इकट्ठा किए, बैंक के चक्कर लगाए। कभी अधिकारी ताने मारते, तुम्हारे जैसे छोटे दुकानदार बैंक का लोन नहीं चुका सकते, तो कभी कागजों की कमी बताकर टाल दिया जाता। अरुण हर बार निराश होता, लेकिन हार नहीं मानता। इसी बीच कविता ने एक सुझाव दिया, हम छोटे छोटे मोहल्लों में जाकर लोगों से सीधा काम ले। अगर लोग भरोसा करेंगे तो हमें पैसे की उतनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वो मोहल्ले मोहल्ले गई, लोगों से मिली और प्रेस का नाम फैलाने लगी। धीरे धीरे मोहल्लों से स्कूलों तक और स्कूलों से छोटी कंपनियों तक काम पहुंचने लगा। एक दिन अचानक प्रेस को एक बड़ा मौका मिला। शहर की एक संस्था ने चुनाव प्रचार के लिए हजारों पोस्टर और पर्चे छपवाने का ऑर्डर दिया। ये काम इतना बड़ा था कि अगर पूरा हो गया तो उनका नाम पूरे शहर में फैल जाएगा। लेकिन काम उतना ही मुश्किल भी था। कम समय, भारी मात्रा और संसाधनों की कमी। रवि डरते हुए बोला, दोस्त, ये काम हमारे बस का नहीं है। अरुण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रवि, यही मौका है जो हमें आसमान तक ले जा सकता है। अगर हम ये कर पाए तो हमारी उड़ान शुरू हो जाएगी। उस रात प्रेस की मशीनें कभी न थमने वाली ट्रेन की तरह चलती रहीं। अरुण और रवि ने बारी बारी से मशीनों को संभाला। कविता ने पोस्टरों की गिनती और बंडल बनाने का काम किया। नींद, भूख, थकान, सब पर मेहनत भारी पड़ रही थी। 3 दिन लगातार काम करने के बाद जब पोस्टरों के ढेर तैयार हुए तो प्रेस की छोटी सी दुकान मानो एक फैक्ट्री बन चुकी थी। संस्था के लोग आए, माल देखा और बोले, इतना तेज और बढ़िया काम हमने सोचा भी नहीं था। अब से हमारी सारी छपाई का काम तुम लोग ही करोगे। उस पल अरुण ने महसूस किया कि उसका सपना अब उड़ान भर चुका है। ये प्रेस अब सिर्फ मोहल्ले के नहीं बल्कि शहर की पहचान बनने की ओर बढ़ रहा था। रात को जब तीनों थके हुए जमीन पर लेटे थे तो अरुण ने कहा, ये तो बस शुरुआत है, हमें अब और ऊंचाई तक जाना है। मैं चाहता हूं कि हमारा प्रेस एक दिन पूरे राज्य में मशहूर हो। रवि हंसते हुए बोला, और मैं चाहता हूं कि हमारी मेहनत देखकर गांव वाले ताली बजाए, ताना न मारे। कविता ने मुस्कुराकर कहा, और मैं चाहती हूं कि इस प्रेस से कमाई का एक हिस्सा उन बच्चों की पढ़ाई में लगे जो किताबें नहीं खरीद सकते। उस रात तीनों के सपने आसमान में उड़ान भर रहे थे। छोटे कमरे की छत उन्हें अब जेल जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि उस छत से ऊपर फैला आसमान उन्हें बुला रहा था, आओ, अब उड़ने का समय आ गया है। शहर की हवा इन दिनों उनके पक्ष में थी। छोटी सी प्रेस में लगातार काम आ रहा था। पोस्टर, पर्चे, कार्ड, मशीनें जैसे सांस लेतीं और कागजों पर उम्मीदें उतर आतीं। अरुण सुबह सुबह शटर उठाते ही मशीन का हैंडल छूकर माथे से लगाता, चल साथी, आज भी हमें जीतना है। रवि हंस देता, और आज कॉफ़ी मैं बनाऊंगा, कड़वी, ताकि नींद भागे और हकीकत याद रहे। कविता शाम को अपने बच्चों की क्लास खत्म करके पहुंचती तो गली के मोड़ से ही प्रेस की खटर पटर सुनाई दे जाती। उसे लगता ये आवाज़ें भी किसी इबादत जैसी हैं। योजना बनी कि अब एक रंगीन ऑफसेट मशीन लानी है। पैसे नहीं थे, पर सपने बहुत थे। कागज़ के होलसेलर सेठी से उधार में माल आने लगा। समय पर दे देना, नाम बन रहा है तो चाल चलन भी सीधा रखना। अरुण सर झुकाकर धन्यवाद करता। उसे भरोसा था कि ईमानदारी से सब चुक जाएगा। इसी बीच शहर की एक संस्था ने एक बड़ा ऑर्डर दिया। हजारों पर्चे, दर्जनों बैनर, सैकड़ों नोटिस। समय कम, काम पहाड़। कर पाएंगे? संस्था के मैनेजर ने पूछा। अरुण ने बिना पलक झपकाए कहा, करेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात आकाश भटकर बरसा। पुरानी दुकान की छत में सालों पुरानी दरार थी जो हमेशा की तरह उदासीन थी, पर उस रात उसने दगा दे दी। पानी टपटप मशीन के पास टपकने लगा। रवि ने बाल्टी, टब, बोरियां जो मिला रख दिया। कविता पोस्टरों पर प्लास्टिक शीट फैला रही थी। संभाल लो, ये गीले हो गए तो फिर से छापना पड़ेगा, अरुण ने घबराकर कहा। बिजली के तारों से सीलन की गंध उठ रही थी। एक क्षण को ट्यूबलाइट झपकी, अगला क्षण चिंगारी। मशीन के पैनल में हल्की सी चटक हुई और आवाज़, जैसे किसी ने भीतर से हाय कह दी हो। तीनों ठिठक गए। अरुण ने मेन स्विच गिरा दिया। अंधेरा, पानी, कागज और धड़कनों की धौंकनी। सुबह होते होते बारिश थमी, मगर आधे पोस्टर बर्बाद हो चुके थे और मशीन रूठे बच्चे की तरह चुप थी। मैकेनिक ने पैनल खोलकर कहा, जले हुए कॉन्टैक्टर रीले बदलेंगे, 3-4 हज़ार लगेंगे। अरुण ने जेब टटोली, 1000 भी नहीं। सेठी के यहाँ पहले ही उधार बढ़ चुका था, किराया बकाया था और संस्था का भुगतान ऑडिट के बाद पर अटका पड़ा था।
ऐसे समय में शहर का भरोसा अक्सर कंधे पर हाथ नहीं, कंधे पर बोझ रख जाता है। स्थानीय साहूकार ने कहा, ले लो 5,000, हफ्ते में 7,000 लौटाना होगा। रवि तमतम आ गया, ये तो सूद नहीं, खून है। अरुण चुप था। कागज, स्याही, रीले सब रुपए बोल रहे थे। उसने आंख झुकाकर नोट उठाए। रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। कर्ज ले रहा है तो शर्तें हम तय करेंगे। हमारी ईमानदारी कोई डिस्काउंट नहीं, हमारी मजबूरी कोई नीलामी नहीं। साहूकार मुस्कराया। दुनिया मजबूरी से ही चलती है, ईमानदारी से नहीं। और नोट मेज पर ठक ठक किया। 3 दिन बाद काम फिर चल पड़ा। मशीन का नया पैनल चमक रहा था, पर उनके चेहरों की थकान उससे ज्यादा। रात दिन की भागदौड़ में ऑर्डर समय पर निकल गया। मैनेजर ने माल उठा लिया, तारीफ भी कर दी, मगर भुगतान फिर प्रोसेस में रख दिया। उधर मकान मालिक ने नोटिस चिपका दिया, किराया नहीं तो ताला। सेठी ने फ़ोन किया, बेटा भरोसा है पर मेरा भी हिसाब है, महीने के अंत तक कागज़ का पैसा चाहिए। एक शाम प्रेस के शटर आधे गिरे थे, तीनों ज़मीन पर बैठे थे, खाना ठंडा हो चुका था। कविता बोली, मैं एनजीओ में काम बढ़ा सकती हूँ, वहाँ से प्रोजेक्ट मिले तो प्रीपेमेंट भी मिल सकता है, पर मुझे कुछ समय बच्चों के साथ बाहर रहना पड़ेगा। ये बात हवा में कांच की तरह कटकट कर गिरी। अरुण ने धीमे कहा, कविता तुम जाओ, ये घर तभी घर रहेगा जब हम 4 दीवारों से आगे सोचें, और हम तो शुरुआत से साथ खड़े होना सीख रहे हैं। रवि ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखें कह रही थीं, टीम का एक पहिया कुछ दिन ढीला हो जाएगा। दूसरे ही हफ्ते एक और कड़वी सच्चाई दरवाजे पर आ खड़ी हुई। नगर निगम का नोटिस, अनुचित स्थानों पर चिपकाए गए पोस्टरों के लिए आपका प्रेस उत्तरदायी है। अरुण ने हड़बड़ाकर कहा, हम तो सिर्फ छापते हैं, चिपकाते नहीं। अधिकारी ने कागज आगे कर दिया, नाम आपका है, जिम्मेदारी भी। नियम पढ़िए। काम बड़ा हुआ है तो कागज और कानून दोनों साथ रखने होंगे। जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, अनुमति, बिलिंग सब सही। अरुण को पहली बार समझ में आया कि जुनून और जज्बे से मशीनें चलती हैं, पर व्यापार कागज और कायदे से। जुर्माना भरना पड़ा, जेब और हल्की, कंधे और भारी। उस रात अरुण ने माँ को फ़ोन किया। आवाज़ भर्रा गई, अम्मा, मैंने सोचा था मेहनत से सब ठीक हो जाएगा, पर यहाँ हर कदम पर नया इम्तहान है। उधर से माँ की धीमी हंसी आई, बेटा खेत में भी हल चलाते चलाते कंकड़ निकलते हैं, फसल की जड़ मजबूत तभी होती है जब हल गहराई तक जाए। डर मत, पसीना ज्यादा गिरेगा तो दाना भी भरेगा। उसने कुछ पुराने गहने गिरवी रख दिए। अगले दिन मनी ऑर्डर आ गया, छोटा, पर उस छोटे में माँ की पूरी दुनिया बंधी थी। रवि इन दिनों कम बोलने लगा था। पिता की तबीयत खराब थी, गांव से फ़ोन आते रहे, दवा चाहिए। उसने अपनी बची खुची जमा भेज दी। एक दिन बोला, दोस्त अगर मैं 2-3 दिन गांव जाऊं तो। अरुण ने बात पूरी होने से पहले उसकी हथेली थाम ली। जाना पड़े तो जाना, दुकान से ज्यादा ज़रूरी इंसान है, मैं संभाल लूंगा। रवि ने पहली बार चेहरे पर वो मुस्कान लौटाई जिसने उन्हें अनगिनत रातों में संभाला था। वो गया और दुकान सच में एक पहिए पर रह गई। अगले ही दिन संस्था का एक और ऑर्डर आया, इस बार अग्रिम दिए बिना। अरुण ने सीना कड़ा किया, अब से नियम 1, 50% एडवांस, बाकी डिलीवरी पर। काम भरोसे से करते हैं पर पेट नियम से भरता है। मैनेजर ने भौहें चढ़ाईं, बड़े प्रेस वाले बिना एडवांस काम कर देंगे। अरुण ने शांति से कहा, तो आप बड़े प्रेस के पास जाएं, हम छोटे हैं पर अपनी रीढ़ के साथ। मैनेजर चला गया। दुकान में सन्नाटा छा गया, पर उस सन्नाटे में किसी अनकहे गर्व की खनक थी। शाम को सेठी खुद दुकान पर आया। सुना है तुमने एक बड़ा ऑर्डर ठुकरा दिया? अरुण ने सच बताया। सेठी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, व्यापार में 2 चीज़ें मत खोना, हिसाब और हौसला। हिसाब बिगड़ा तो सब बिगड़ा, हौसला टूटा तो सब छूटा। कल से कागज दूंगा पर शर्त साफ, समय पर किस्तें और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओ, मैं बंदा भेज दूंगा। अरुण की आंखें भर आईं। धन्यवाद सेठी जी, आपने भरोसा कमाया है। सेठी मुस्कुरा दिया, तुमने भी। कविता लौट कर आई तो बच्चों की छोटी छोटी हथेलियां साथ लाईं, पिगी बैंक, सिक्के, रंगीन कागज पर लिखी चिट्ठियां। अरुण भैया की मशीन फिर तेज चले। उस दिन अरुण ने पहली बार खुलेआम रोया, आंसू शर्म से नहीं, कृतज्ञता से। ये पैसे नहीं, ये भरोसा है, उसने सिक्के माथे से लगाकर कहा। कुछ ही हफ्तों में दुकान का नज़ारा बदलने लगा। दीवार पर छोटे छोटे बोर्ड टंग गए, सेफ्टी फर्स्ट, अग्रिम आवश्यक, समय पर डिलीवरी हमारा वादा, कायदे हमारी रीढ़। मशीन के पास रबर मैट, ऊपर नई प्लास्टिक शीट, तारों पर इंसुलेशन और फ्यूज के पास लाल बॉक्स। कागज की गंध वही थी, मगर अब उसमें अनुशासन की स्याही मिली थी। एक दिन वही बड़े प्रेस का मालिक जो कभी ताने मारता था आया और बोला, अगर बेचने का मन हो तो तुम्हारी दुकान खरीद लूं, अच्छा दाम दूंगा, मेहनत छोड़ो, मेरी ब्रांड संभाल लो। अरुण ने उसकी आंखों में देखकर उत्तर दिया, हमने दाम के लिए नहीं,
नाम के लिए मेहनत की है, और नाम किसी और के बोर्ड पर अच्छा नहीं लगता। मालिक मुस्कुराया नहीं, बस मुड़ते हुए इतना कहा, देखेंगे, बाजार कठोर है। रात ढली, शटर के पीछे मशीनें शांत थीं। तीनों फर्श पर बैठे थे। थकान थी, पर भीतर से कोई आवाज़ कह रही थी कि तूफान गुजर गया और घर खड़ा है। अरुण ने धीमे से कहा, आज समझ आया कि काम का वजन कंधों से नहीं, कायदों से उठता है। कड़वी सच्चाई यही है, सिर्फ नेक इरादा काफ़ी नहीं, व्यवस्था, दस्तावेज, अनुशासन और ना कह पाने की हिम्मत भी ज़रूरी है। रवि ने हामी भरी, और ये भी कि साथ रहने का मतलब कभी कभी दूर जाना भी होता है, पर लौटना ज़रूरी है। कविता मुस्कुराई, और सबसे ऊपर, जिसके लिए शुरू किया था उसे मत भूलो, कुछ कमाई कल से उन बच्चों की किताबों के लिए अलग रखेंगे। बाहर गली में हवा चल रही थी। पुराने पोस्टरों के कोने फड़फड़ा रहे थी, जैसे कह रहे हों, कल नया पन्ना खोलना। अंदर मेज पर रखा रजिस्टर खुला था। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था, एडवांस 50%, सुरक्षा 100%, भरोसा अनगिनत। उनकी आंखों में नींद उतर रही थी, पर सपने अब डराते नहीं थे, रास्ता दिखाते। साल बीतते गए। गली के उस छोटे से प्रेस का नाम अब मोहल्लों और बस्तियों से निकलकर पूरे शहर में गूंजने लगा था। कभी जो दुकान पानी टपकने से कांप जाती थी, आज उसके बाहर बोर्ड चमक रहा था, विश्वास प्रिंटिंग प्रेस, जहां मेहनत और भरोसा मिलता है। अरुण सुबह दरवाज़ा खोलता तो पहली किरण मशीन पर पड़ती और उसे लगता जैसे भगवान खुद आशीर्वाद दे रहे हों। रवि अब उसका साझेदार था। कागज़, स्याही, मशीन और ग्राहकों की दुनिया में दोनों की समझदारी गहराती गई। कविता भी प्रेस की असली ताकत थी। उसकी योजनाओं और बच्चों की मुस्कुराहट ने इस सफ़र को रोशनी दी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। एक दिन शहर के सबसे बड़े कॉलेज ने उन्हें बुलाया। हमारी सालाना पत्रिका छपवानी है। पहले बड़े प्रेस से करवाते थे, पर अब आप लोगों की ईमानदारी की चर्चा सुनी है। काम आपको देंगे। अरुण ने उस मोटी फाइल को हाथ में लिया। उसका वजन सिर्फ कागज़ का नहीं था, ये उनकी सालों की मेहनत का सम्मान था। रवि ने धीरे से कान में कहा, दोस्त, अब हम छोटे खिलाड़ी नहीं रहे। अरुण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम बड़े नहीं बने रवि, हम बस अपने सपने के करीब पहुंचे हैं। कॉलेज का ऑर्डर पूरा करना आसान नहीं था। डिज़ाइन चाहिए थी, रंगीन छपाई चाहिए थी, और समय भी कम था। रात दिन सब ने मेहनत की। कभी मशीन रूठ जाती, कभी स्याही की कमी हो जाती, लेकिन हर बार तीनों साथ खड़े होते। जब पत्रिका तैयार हुई तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, ये काम किसी बड़े प्रेस से कम नहीं। तुम लोगों ने साबित कर दिया कि असली ताकत मशीनों में नहीं, इंसान की नीयत और मेहनत में होती है। उस दिन प्रेस का नाम अखबारों में छपा। मोहल्ले के बच्चे गली गली दौड़कर चिल्लाए, अरुण भैया का नाम छपा है। और गांव में अरुण की मां ने चूल्हे पर रोटी सेकते हुए आंखों में आंसू भर लिए। पर व्यापार कभी आसान नहीं होता। जैसे जैसे नाम बढ़ा, वैसे वैसे जलन और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी। बड़े प्रेस वालों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, ये छोटे लोग क्वालिटी नहीं संभाल सकते। कभी कभी छोटे ग्राहक भी पीछे हट जाते। अरुण समझ गया, ये दुनिया तालियों और तानों दोनों से भरी है। हमें सुनना भी सीखना होगा और आगे बढ़ना भी। उसने रवि और कविता से कहा, हम हर बार लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम बस काम से जवाब देंगे। अगर हमारे काम में दम है तो सच्चाई खुद बोलेगी। धीरे धीरे अफवाहें थम गई। जो ग्राहक गए थे वे लौट आए, और जो नए आए वे और भी भरोसे के साथ टिके। एक दिन गांव से खबर आई कि रवि के पिता अब ठीक हो रहे हैं। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, हमें तेरा डर था कि तू शहर में गुम हो जाएगा, पर तूने वहां नाम बनाया और हमें गर्व दिया। रवि की आंखों में चमक थी। उसने अरुण से कहा, अगर उस दिन तूने मेरा हाथ पकड़कर कहा होता कि दुकान से ज्यादा जरूरी इंसान है, तो शायद मैं इतना मजबूत ना बन पाता। तूने दोस्त नहीं, भाई की तरह निभाया। कविता ने प्रेस से हर महीने कुछ हिस्सा बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग रखना शुरू किया। कई गरीब बच्चे जिनके पास कॉपी किताब नहीं थी, अब स्कूल जाने लगे। जब वो बच्चे प्रेस के बाहर आकर अरुण, रवि और कविता को धन्यवाद भैया कहते थे, तो उन्हें लगता यही तो असली जीत है। सालों बाद प्रेस अब सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक संस्था बन चुका था। लोग कहते, अगर भरोसा चाहिए तो विश्वास प्रेस जाओ। एक शाम तीनों दुकान के बाहर बैठे थे। हल्की बारिश हो रही थी, हवा में ठंडक थी। अरुण ने कहा, याद है वो दिन जब छत से पानी टपक रहा था और मशीन बंद हो गई थी? रवि हंस पड़ा, हाँ, और हम बाल्टियां लगाकर आसमान से लड़ रहे थे। कविता मुस्कुराई, और देखो,
वही मशीन हमें आसमान तक ले गई। तीनों की आंखों में चमक थी। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ी कमाई पैसे नहीं बल्कि अनुभव और रिश्ते हैं। अरुण ने धीरे से कहा, हमने बहुत कुछ सीखा। सपने बड़े रखो, डर छोटे, मेहनत करो पर नियमों और ईमानदारी के साथ। गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठना सबसे बड़ी ताकत है। और सबसे जरूरी, सपनों की कमाई हमेशा दूसरों के काम आनी चाहिए। रवि ने हामी भरी, हाँ, यही जिंदगी का असली सबक है। तविता ने दोनों के कंधे पर हाथ रखकर कहा, और यही सबक आने वाली पीढ़ियों को देना है। बाहर आसमान में बादल हट चुके थे, तारे चमक रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उस रात जब अरुण ने पहली बार खिड़की से आसमान देखकर कहा था, अब उड़ान भरनी है। आज वो उड़ान पूरी थी और सफ़र जारी था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।